हम प्रभुपाद लीलामृत से हमारा 9th चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। द रेजिडेंट ऑफ वृंदावन। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो लोग हैं वो बहुत प्रयासों में लगे हुए थे, बहुत तरह के प्रयास कर रहे थे, ये बॉम्ब बनाना, वो बॉम्ब बनाना, और सोच रहे थे कि इससे शांति की स्थापना हो जाएगी, पर ये वास्तविकता तो नहीं थी। लास्ट में अभय ने एक यहाँ पर बताया गया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इस तरह से कहा करते थे कि अगर कोई एक व्यक्ति भी, कोई एक जीवात्मा भी शुद्ध भक्त हो जाए तो इनका पूरा का पूरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा था कि किसी एक जीवात्मा को भी भगवान की तरफ मोड़ देना, ये बहुत 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 बड़ी विजय है। देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगा है, आपने किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर दिया भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान उसको अपनी व्यक्तिगत रूप से विजय मानते हैं। बहुत ज्यादा कठिन है किसी बद्ध जीव को जो अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख है, उसको भगवान की सेवा में लगा देना बहुत बहुत कठिन है। सो दिस इज रियली नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारे नए चैप्टर में प्रवेश करते हैं हम। रेजिडेंट ऑफ वृंदावन। आई वॉज सिटिंग अलोन इन वृंदावन राइटिंग। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, माई गॉड ब्रदर इंसिस्टेड टू मी, भक्ति वेदांत प्रभु, यू मस्ट डू इट। Without accepting the renounced order of life, nobody can become a preacher. So he insisted. Not he insisted, practically my spiritual master insisted. He wanted me to become a preacher, so he forced me through his god brother. You accept? So unwillingly I accepted. तो एक बार की बात है, प्रभुपाद जी वृंदावन में अकेले बैठे थे and he was writing. राइटिंग की बात आ रही है तो मुझे एक बात याद आ रही है, अभी प्रभु जी ने रिसेंटली बताई थी कि लिखने से, कीर्तन करने से और ड्राइंग करने से, ये जो 3 वस्तुएं हैं स्पेसिफिकली बताई थी, इसमें भगवान में बहुत अधिक मन एब्जॉर्ब होता है। जब हम गाते हैं, आप सोचिए ना, जब हम गाते हैं, कुछ हम स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, कितनी बुद्धि लगती है उसमें, लिखने में कितनी बुद्धि लगती ही है, और ड्राइंग वगैरह भी कर रहा है तो ऐसा नहीं कुछ भी कर देगा, उसमें बहुत मन को लगाना पड़ता है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं, इससे भगवान में बहुत अच्छी तरह से मन लगता है। तो देखना चाहिए आपकी किस में रुचि है। यू शुड वर्क ऑन दैट। सो यस, अब है वॉज राइटिंग। तो उनके जो गुरु भाई हैं उन्हें इंसिस्ट किया। इंसिस्ट करने का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए आप किसी व्यक्ति को कन्विंस करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसको कहते हैं इंसिस्ट करना। तो भक्ति वेदांत प्रभु, आपको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संन्यास लेना चाहिए। बिना संन्यास लिए कोई भी व्यक्ति प्रीचर नहीं बन सकता। अब देखिए, संन्यास लेने का अर्थ यहाँ पर समझ लेना चाहिए। संन्यास लेने का मतलब यह नहीं है कि पूरा घर वर छोड़कर और लाल कपड़ा पहनकर बिल्कुल अकेले रहना। ये आर्टिफिशियली हो भी नहीं सकता है। हमने कल ही पढ़ा था, मतलब जब भी हमने हमारा लास्ट डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो, इसमें स्पष्ट अभय बता रहे थे कि अगर व्यक्ति आर्टिफिशियली अपने परिवार को छोड़कर जंगल में जाकर रहता है, वास्तव में उसको वैराग्य नहीं हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड मंकी रिनंसिएशन। याद है आपको? जंगल में एक जो बंदर है, वो भी बहुत सारे बंदर रहते हैं वहाँ पर, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, फल खाते हैं सिर्फ,
and keep female companions. तो देखिए सन्यासी का मतलब है कि भगवान से इतर चीजों में आप अपनी मति नहीं लगा रहे हैं। तो वास्तव में एक जो व्यक्ति है वो गृहस्थी में रहकर भी सन्यासी हो सकता है। आप देखिए ना कृष्णदासी माता जी, आई सी यू एज अ सन्यासिनी। जरूरी है कि उसमें कपड़ा चेंज किया हो या व्हाटएवर थिंग्स, पर देखिए मेन चीज क्या है कि हम हमारी जो चेतना है वो भगवान में लगाएं, और जिससे हमारी चेतना दूषित होती है, भगवान की विस्मृति हमें होती है, उनको हम बस साइड में रखें, उसमें फंसे ही नहीं हम। जैसे आज एक क्वेश्चन आया था कि हमें बाहर जाना होता है प्रभु जी क्लास में, तो वहां पर हमें प्रसाद नहीं मिल पाता है, तो हम बहुत कठिनाई हो जाती है, क्या करें। तो मैं सोच रही थी कि भाई ऐसी जगह जाना ही क्यों है, इज इट नॉट, जहाँ पे प्रसाद ही नहीं मिल रहा आपको और इतनी कठिनाई आपको झेलनी पड़ रही, वहां पर जाना ही क्यों है। जैसे एक वक्त बता रहे थे कि हम मतलब बुलावा आता है तो शादी में चल जाते हैं, हम खाते नहीं है वहां पर, हम बस वहां पर हमारा चेहरा दिखाने चल जाते हैं और उनको लिफाफा पकड़ आते हैं हम बस। मैं सोच रही थी मैं उनकी जगह होती तो मैं जाती ही नहीं, जाना क्यों है भाई। देखिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, लिटरली मैं इस पर विचार कर रही थी, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो सहमित हो गई है। आप शादी पार्टी में गए, वहां का खाना देखकर कब आपके मन में कुछ हलचल सी हो जाए और आप उसको खा ही ले। देखिए विवेक होता है, पर फिर भी मन का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हमारी प्लानिंग तो यही रहती है कि हम भगवान के विषय में बात करें, भगवान से इतर हम कोई बात ना करें, पर फिर भी कैसे ये जो हमारी जिह्वा है ये कैसे अन्य विषयों में चले जाती है, बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। पर आपके साथ हुआ ही होगा, या सब यहाँ पर शुद्ध भक्त हो गए, हो जाता है, बिल्कुल प्लानिंग नहीं होती है पर एकदम स्लिप हो जाती है टंग। कुछ भी बात चल रही है तो कैसे हम उसमें फ्लो में हम बह गए पता ही नहीं चलता है। तो उसी तरह से बिल्कुल अपने आप को सेफ रखना चाहिए, ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर आप मतलब जहां पर खतरा हो। प्लीज सेव योरसेल्फ। बार बार में देखिए सोचना चाहिए कि देखिए इसी जीवन की बात नहीं है, अनादि काल से हम इन सारी चीजों में तो फंसे हैं। ये करना है, ये रिश्तेदारी निभानी है, वो करना है, अनादि काल से हम इन्हीं चीजों को संतुष्ट करते आए, लोगों को संतुष्ट करते आए, इसी वजह से हम यहाँ पर पड़े हैं। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसी जीवन की बात नहीं है, ये अनादि काल से हम इन्हीं चीजों में फंसे रहने के कारण अभी तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। महाप्रभु तक आए थे उनकी कृपा करने के लिए, उसके बाद भी हमारा उद्धार नहीं हुआ, इतने बड़े नालायक हम हैं। बट अब चीजें पता चल रही है तो अब तो कम से कम वी शुड बी केयरफुल, नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। सो यस, आई होप संन्यास का मतलब समझ आया होगा आपको। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। द पैसेंजर कार्स बिहाइंड द लोकोमोटिव मूव्ड फॉरवर्ड almost silently, thumping at a slow rhythm over the tracks. The train pulled out of the station, past freight yards, a neighborhood of run-down tenements, the old fort, the garbage dump at Nizamuddin with its hundred of crows and vultures flying overhead, and then past a marble domed रेड सैंडस्टोन मॉस्क। मतलब वहाँ का जो वातावरण है वो बताया जा रहा है, कैसे जो कार्स हैं वहाँ पर, पैसेंजर कार्स, वो बहुत शांति से वहाँ चल रही है बिना आवाज़ किए, ट्रेन रुक रही है, ऐसे वहाँ दिल्ली फोर्ट है, ये है वो है, वहाँ का एम्बियंस के बारे में बताया जा रहा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सीटेड इन अ थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, his luggage stored beneath his seat, Abhay could see factory workers walking near the tracks, carrying their lunches in
metal tiffins, and then the factory surrounded by herds of mud and straw. He passed the thatched roofs and tarpaulin tents, the cow dung fires that smoked in the morning air. तो बताया जा रहा है कि अभय was sitting in a train, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट पे बैठे थे और वहाँ पर उनका लगेज जो है वो उनकी सीट के नीचे रखा हुआ था और अभय ने देखा कि किस तरह से जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं वो वहाँ ट्रैक्स के पास चल रहे थे। ट्रैक्स मतलब स्टेशन की जो ट्रेन की जो पटरी होती है, उनका लंच लेकर चल रहे थे। वो टिफ़िन जो होते हैं देखा ही होगा, अपने स्टील के जो टिफ़िन होते हैं उसके अंदर। और फिर जो फैक्ट्रीज थी दे वर सराउंडेड बाय हर्ट्स ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, झोपड़ियाँ जो होती है उससे फैक्ट्रीज के आसपास में झोपड़ियाँ थी बहुत सारी। तो वहाँ का जो वातावरण था वो बता रहे थे कि किस तरह से टेंट्स वगैरह में भी आप देखते हैं लोग रहते हैं तिरपाल वगैरह लगाकर, और गाय का जो छाना होता है जानते होंगे आप, सूखा गाय का जो गोबर होता है उससे they were firing it सुबह सुबह। The tall stacks of the Indraprasth electrical powerhouse spewed out a different smoke, and sooty black clouds poured back from the locomotive. He saw red and violet wildflowers blooming from bramble bushes at trackside, and beyond he saw the road to Mathura with its border of fruitless kikar trees. तो हाँ, while he was traveling तो वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि किस तरह से जो इंद्रप्रस्थ का इलेक्ट्रिक वहाँ पर जो पावर हाउस था उसमें ऊपर से धुआं निकल रहा था, जिससे काला काला धुआं निकल रहा था तो लग रहा था काले बादल छा गए वहाँ पर, इस तरह से वहाँ पर दिख रहा था। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरह से बहुत सारे जंगली फूल है वहाँ पर, रेड और वायलेट कलर के। हाँ, और मथुरा की रोड्स के वहाँ पर उन्होंने देखा एक बॉर्डर पर किकार ट्री था जिसमें कोई फल वगैरह नहीं थे। आई एम नॉट श्योर ये कौन सा ट्री है, बट यस, इट वॉज द मॉर्निंग ट्रेन टू आगरा एंड देयर वर फ्यू पैसेंजर्स. Abhay would be riding as far as Mathura and then traveling by Tanga to Vrindavan. He had ridden widely the Indian Railway, especially in the 1920s, 30s and 40s, when he had travelled on business in Bengal, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. तो मॉर्निंग की ट्रेन थी आगरा की, प्रिय शर्मा माता जी के पास में मतलब यहाँ पर माता जी जा रही है, वहाँ की ट्रेन थी एंड वहाँ पर कुछ पैसेंजर्स भी थे. तो अब है मथुरा के लिए जाते थे और मथुरा से वृंदावन की तरफ जाते थे बाय टांगा. अगर आप वृंदावन गए हो तो आप देखते हैं जो ट्रेन है वो मथुरा स्टेशन पे उतारती है और मथुरा से वृंदावन के लिए आपको कुछ रिक्शा वगैरह करना होता है. डायरेक्ट वृंदावन के लिए तो ट्रेन नहीं है. सो उस समय भी ऐसा ही था और अभी तक ऐसा ही है. तो हाँ, मथुरा से वृंदावन तक टांगा में जाते थे और इस तरह से 1920s, 30s और 40s में उन्होंने खूब ट्रैवल किया थ्रू ट्रेन. जब बिजनेस किया करते थे अब है तो बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस तरह से ट्रैवल करते रहते थे. He had been to Vrindavan several times. In his childhood,
In his childhood reveries over the train timetables, it had been the first place he had thought of visiting. Yes, बचपन से ही वृंदावन पहली जगह थी जहाँ पर अभय की जाने की इच्छा थी. अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. वृंदावन और जगन्नाथपुरी अभय जाना चाहते थे. His first visit in 1925 had been but a brief pilgrimage while he had been in a nearby Agra on business. बाद में कब उनका जाना हुआ था वृंदावन? बिजनेस के हिसाब से, when he was nearby Agra. Then in 1932 Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had been in Vrindavan on परिक्रमा. सब हमने डिस्कस किया है. That had been a memorable visit. Abhay had heard him speak at Kosi and Srila Bhaktisiddhanta had marked him. He likes to hear. And then at Radhakund 3 years later, he had been with his spiritual master again, but he had never gone like this to live there. Dressed in a simple white dhoti, in hand his bead bag, fingering his japa beads, he looked out the window, quietly chanting the holy name. तो हाँ, पहली बार अभय का वृंदावन जाना हुआ था जब वे आगरा के पास में थे उनके बिजनेस के लिए. फिर 1932 में श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से तो वे कलकत्ता में मिल गए थे, लेकिन बाद में दोबारा जब उनकी इच्छा थी मिलने की तो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वृंदावन में परिक्रमा के लिए गए थे. तो तब उनकी इच्छा थी कि मैं वहां पर जाकर मिलूं. सो यस, दैट हैड बीन अ मेमोरेबल विजिट. और अब है आपको यहाँ वहां पर याद होगा श्रीला भक्तिसिद्धांत वहां पर मतलब अनाउंसमेंट हुआ था कि जो भी भक्त यहाँ पर रुकना चाहते हैं वे रुक सकते हैं. श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रवचन करेंगे और जो भक्त यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं वो मतलब जो भी भक्त चाहते हैं कि मंदिर में दर्शन करें वे दर्शन के लिए आ सकते हैं. सो अभय सेड दैट व्हाट विल आई सी, व्हाट विल आई सी. याद है आपको? क्या देखूंगा मैं वहां? इससे अच्छा मुझे सुनना चाहिए. आप खुद इस चीज को देखेंगे. भक्ति में आने से पहले भी आप मंदिर जाते होंगे, भगवान कृष्ण के मंदिर जाते होंगे, पर जिस तरह से अब आप भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं उसमें कितना अंतर है ही अंतर है ही. ऐसा हो ही नहीं सकता जो भक्त भक्ति कर रहा है समझा है भगवान कृष्ण कौन है. बिल्कुल अलग ही दर्शन होता है. शास्त्र से सुनकर जब व्यक्ति जाता है तो अलग ही होता है. सो यस, अभय वॉज थिंकिंग कि मैं वहाँ क्या देखूंगा, मेरे को यहाँ पर रह के सुनना चाहिए. तो उन्होंने कुछ घंटों तक वहाँ पर प्रवचन किया था. श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने. काफ़ी लोग तो वहाँ से चले गए थे, पर कुछ उनके जो बहुत ही मतलब उनके जो डिसाइपल्स थे वे वहाँ रुके थे और एकमात्र अभय थे. किसी अगर बाहर के व्यक्ति की अगर बात की जाए तो सिर्फ अभय वहाँ पर बैठ के सुन रहे थे और बहुत गंभीरता से एब्जॉर्प्शन से सुन रहे थे. कुछ क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने नहीं पूछा, बट ही वाज लिसनिंग. और उसी समय श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने मार्क कर लिया था, ही लाइक्स टू हियर. देखिए, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी भक्त की अगर भगवान की कथा में सुनने में रुचि है, ये बहुत 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 बड़ी मतलब आप देखेंगे बहुत प्रगति ऑलरेडी व्यक्ति कर लिया है, तब जाके उसके भगवान की कथा में रुचि आती है. नहीं तो इस्कॉन में भी आपको काफी भक्त मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम भक्त हैं जिनकी शास्त्र पढ़ने में, समझने में, श्रवण करने में रुचि है. जैसे अभी व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम वृंदावन तो ट्रेन में कुछ भक्त मिले थे, तो उनकी दीक्षा वगैरह भी हो रखी है और 10-15 साल से
मतलब एक स्पेसिफिक भक्त की मुझे याद आ रही है, तो उनके विषय में पता लगा कि वो 15 साल से भक्ति में हैं, बट स्टिल ही हैज नो टेस्ट इन हियरिंग। मतलब ऐसा कुछ उनको श्रवण वगैरह में रुचि नहीं है। खुद बता रहे थे वो कि नहीं, मैं श्रवण करता हूँ तो इतना मैं कुछ नहीं मैं कर पाता हूँ, मुझे नहीं आता है, टेस्ट नहीं है। देखिए ये सारी चीजें होती है भक्तों के संग के अभाव से। बिल्कुल देखिए स्पष्ट बात है, कोई भी व्यक्ति भक्तों के संग में नहीं है। और भक्तों के संग का मतलब भी क्या है? जो भक्ति में उत्साहित है, हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू देयर साधना इन मॉर्निंग एंड नियमित रूप से जो शास्त्र सुनना चाहते हैं, भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं, उन भक्तों की बात हो रही है। ढीले ढाले भक्तों का संग अगर करेंगे तो फिर हम खुद भी ढीले ढाले हो जाएंगे। क्या था वो? घन तरला। मतलब इफ यू आर हियरिंग माधुर्य कादम्बिनी, तो उसमें भजन क्रिया के भी, अनिष्ट भजन क्रिया के बहुत सारी कैटेगरीज बताई गई है। उसमें एक बताया गया था घन तरला, जिसमें व्यक्ति की बहुत रुचि होती है और कभी कभी उसका मन जो है वो रिवोक करता है। तो हमेशा घन वाली स्थिति रहेगी कब? जब आप उत्साहित भक्तों के संग में रहेंगे। कुछ नई बात नहीं है, पर ये हमें हर दिन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो मन है वो हर दिन ही हमें कुछ नई नई प्रीचिंग करता है। So I was really surprised। और बाद में उन भक्ति विषय में मुझे ये भी मालूम चला कि नियमित रूप से अच्छे से श्रवण ना करने के कारण दीक्षित है वो भक्त, लेकिन उसके बाद में भी कभी कभी वो अपना 16 माला जब भी कंप्लीट नहीं करते हैं। पता ये कितनी, मतलब दिस इज वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। So yes, he likes to hear। And then बाद में राधा कुंड में 3 साल बाद वापस से वे अपने गुरु महाराज से वहां पर मिले थे, पर इससे पहले वो कभी भी वहां पर इस तरह से नहीं गए थे। किस तरह से? बिल्कुल एक सिंपल वाइट धोती में, हाथ में चैंटिंग बैग है और माला जप कर रहे हैं and all those things। The train passed through the dense thickets of Faridabad and into the cultural fields with their interspersed patches of wheat, dal and sugar cane beginning at track side and stretching for a half a mile to the dry, uncultivated land that continued as far as the eye could see. The train sped faster. Rural villages drifted past the window. An hour out of Delhi, the land was mostly flat and open, dotted with small villages. Occasionally, he would glimpse a striking old temple, but mostly it was the land now barren, with a few palm trees now cultivated with irrigated fields under the expanse of blue sky and blazing sun. अब देखिए ये सारी बातें बताई क्यों जा रही है। देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई भी व्यक्ति के पास में अगर अच्छी जमीन है तो वो वहां पर अच्छे से खेती करके, गाय पाल के अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। उसे कोई दूसरा बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे इस्कॉन के ही जो भक्त हैं, कुछ है सेंटर्स हैं, नंदग्राम, बद्रिका आश्रम ऐसे करके हैं, काफी सारे कुछ सेंटर्स हैं, उसमें वास्तव में भक्त इस तरह से जीवन व्यापन कर रहे हैं। दे ग्रो देयर ओन फूड ऑन लैंड, गाय पाले हुए हैं, कुछ भी बिजनेस नहीं करते हैं, अपना ही उगाते हैं, अपना ही खाते हैं और बस आराम से भक्ति करते हैं। सोचिए अभी इतना मॉडर्न जमाना हो गया, उसके बाद में भी अभी तक ये चीज पॉसिबल है। इसमें स्पष्ट पता चलता है कि जो शास्त्र की बात बताई जा रही है वो व्यक्ति हमेशा फॉलो कर सकता है। सो यस, यहाँ पर ये बातें क्यों बताई जा रही है कि
जमीन जो है वहाँ पर बहुत सारी जमीन है छोटे छोटे गांव में, लेकिन वो बंजर पड़ी है, वहाँ पर कोई खेती नहीं कर रहा है। और खेती नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं, कुछ तो करेगा जीवनी चलाने के लिए। पीपल आर ज्वाइनिंग फैक्ट्रीज, वहां पर हम कुछ काम करें। For a long time, Abhay had wanted to take shelter in Vrindavan, and now there was no obstacle. His purpose remained the same. He would write back to Godhead and deliver to the printer in Delhi fortnightly. As long as he could afford to travel, he would return to Delhi to distribute back to Godhead, but he would live in the shelter of Vrindavan. He had in mind a room at the Vansi Gopalji temple near Keshi Ghat, a rooftop room that commanded a view of almost all of Vrindavan. And since his 1953 visit from Jhansi, he had kept in touch with the temple manager. तो अब बहुत समय के बाद में, मतलब बहुत समय से अभी चाह रहे थे कि वे वृंदावन में ही रहें, वृंदावन की शरण में जाए। तो अब कोई भी कठिनाई नहीं थी, वृंदावन में वह रह पा रहे थे। लेकिन और उनका जो पर्पस था वो सेम ही था कि उनको बैक टू गॉड हेड लिखना है, उसको डिलीवर करना है दिल्ली में। और अगर वो ट्रैवल करना अफोर्ड करते तो वापस से दिल्ली जाते थे वहाँ पर बैक टू गॉड हेड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन वे वृंदावन में ही रहा करते। और उनका जो रूम था, मतलब उनके दिमाग में था भी कि ऐसा कोई रूम उनको मिले, तो वहाँ पर केशी घाट के पास में वंशी गोपाल जी जो मंदिर है वहाँ पर उनको सबसे ऊपर कमरा मिला, जिससे ऑलमोस्ट पूरा वृंदावन दिखता है। और उनका जो लास्ट विजिट था झांसी में जब भी था, तो वहाँ के जो टेम्पल मैनेजर थे वहाँ से भी वे टच में थे। अब आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे।